बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम प्यारे बहन भाई सब ठीक होंगे। ये वीडियो सिर्फ जो है ना डॉक्यूमेंट और इस बुनियाद पे बनाई गई है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे थे और आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे मुझे उस बिहाफ पे मैंने बनाई है, और आपको पूरी ट्रैवलिंग की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है और इंडोनेशिया के बारे में किस तरह की इमिग्रेशन पे क्वेश्चन होते हैं, कितने का वीज़ा मिलता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, शादी कैसे होती है, किसकी इजाज़त लें किसकी ना लें, और अनमेरिड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, एनओसी लेटर जकार्ता में कैसे निकलेगा, उसके बाद कुआ ऑफिस में निकाह कैसे होगा और ख़र्चा इस पर कितना आएगा, तो सब कुछ जो है ना मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप लोगों से एक और गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखना, और ज़रा सा भी ऐसे अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडोनेशिया के बारे में तो आप ज़रा सा भी स्किप नहीं कर सकते इस वीडियो को। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप लोग वीडियो को लीव कर दें, क्योंकि ये जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये कोई व्लॉग शुरू इधर उधर जाने वाला नहीं है। तो आप लोगों को पहले बता दूँ, तो आप लोगों ने ज़रा सा भी स्किप कर दिया ना तो आप लोगों को फिर समझ नहीं लगेगी, क्योंकि हर लम्हे के ऊपर जो है ना, हर सेकंड के ऊपर जो है ना कोई ना कोई बात ज़रूर है जो मैं करने चाह रहा हूँ। तो आप लोग तो शुरू करते हैं। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वीज़े की। वीज़ा कहाँ से अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें और कितने में मिलेगा। तो गाइस, वीज़ा जो है इंडोनेशिया का टूरिस्ट वीज़ा ओपन है, और जो कि पाकिस्तानी प्राइस में तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये में मिलेगा। और वीज़ा लगवाने के लिए अगर आपको एजेंट का नंबर चाहिए तो मैं आप लोगों को एजेंट का नंबर दे दूंगा। मेरा नंबर भी मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। और 0345880137 0345 880 1379, ये जो मेरा नंबर है। और अगर मैं सराकी में बताऊं तो 0345 880 1379, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप लोगों को वीज़ा लगवाना है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है ना हेलो हाय का मैसेज कर देते हैं, तो आप अगर हेलो का मैसेज करते तो मैं आपको क्या जवाब दूं प्यारे भाई। मैं भी हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर देता हूँ। आप लोगों को अगर कोई काम होता है ना तो आप मतलब कि मैसेज टाइप कर दिया करें, और एक दो वॉइस बंदा सेंड कर देता है और मैसेज टाइप कर देता है, और आप लोग जो है ना वेट किया करें, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। और थोड़ा वेट किया करें, सबको रिप्लाई देता हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं मैसेज खोलता हूँ। और जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो मतलब जिसके ज़रूरी SMS होते हैं तो उसको ज़्यादा मैं वो करता हूँ कि वीज़े के हवाले से या किसी और काम के हवाले से। तो वीज़ा अगर आप लगवाना चाहते हैं तो मेरे बिहाफ पे आप लगवा सकते हैं। और वीज़े की जो कीमत है वो 65 से 70 हज़ार है। मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भी एजेंट का नंबर दूंगा, रेफ़र करूँगा, क्योंकि मैंने जिस एजेंट से वीज़ा लगवाया काफ़ी अच्छे थे, सफ़ीर अहमद, आप लोग सब जानते हैं, वो यूट्यूबर हैं। तो मैंने उनसे वीज़ा लगवाया था और उन्होंने मुझे अच्छे डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करके दिए, मुझे इन्फॉर्मेशन दी अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैवल है इंडोनेशिया का जहाँ पे ना आप लोगों को चप्पे चप्पे पे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि मैं न्यू था यहाँ पे, और बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। कभी मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा हो कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, ये क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने भी उनके ऊपर भरोसा किया मुकम्मल। और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटद्दू गांव से। तो वो कराची से थे और मेरी उनसे बातचीत हुई ऐसे यूट्यूब पे उनके साथ बातचीत हुई, तो तकरीबन साल पूरा तो मैंने उनसे ऐसे गपशप लगी रही। तो जब मैं वहाँ से कराची से यहाँ रवाना हुआ, जब आने लगा तो 2 दिन पहले मैंने होटल बुक किया हुआ था कराची के अंदर, और मैंने भाई से मुलाकात की जाके। भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मेरी रिस्पेक्ट की उन्होंने, और मैं तकरीबन 1 दिन उनके पास रहा हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने कराची एयरपोर्ट से जकार्ता, कराची एयरपोर्ट से दुबई तक, और दुबई से फिर इंडोनेशिया की जो जकार्ता की फ़्लाइट है CG के एयरपोर्ट इंडोनेशिया के, यहाँ पे मैंने लैंड किया है। और तो वीज़े के हवाले से मैं बता दूँ तो वीज़ा इतने का है। और जो सिंपल वीज़ा है इनका, स्टिकर वीज़ा जो है इंडोनेशिया का अभी तक ओपन नहीं हुआ,
और अभी सुन रहे हैं कि ये लोग ओपन कर देंगे इंशाल्लाह। में भी आप लोग दुआ करें जल्दी ओपन हो जाए। बाकी कंट्री के सारे ओपन हो गए हैं और इंडियन के लिए वीज़ा ओपन हो गया है, पाकिस्तानी के लिए अभी तक इन्होंने ओपन नहीं किया। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे शादी करनी है, मोस्टली जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पाकिस्तान से मैसेजेस आती हैं कि ज़ीशान भाई मेरी यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, मेरा 2 साल का रिलेशन है, मेरा 3 साल का है, मेरा 4 साल का है, वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करती वगैरह वगैरह, और इस तरह के मैसेजेस आते हैं। और हम आना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे या क्या मसाइल होंगे। तो प्यारे भाई, सबसे पहले मेरी दुआ है कि जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं अल्लाह ताला इनको आपस में मिलाए। और अच्छी बात है, यहाँ की इंडोनेशिया की ख़वातीन बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं। और कुछ जो है ना, अगर आप पे भरोसा नहीं करती तो वो इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो डरी हुई होती हैं बेचारी। तो आप लोग उनको समझाएं, उनको गाइड करें, प्रॉपर अपने बारे में उनको बताएं ताकि उनको पता चले कि आप कैसे हैं, आपका रवैया कैसा है और आप किस तरह से जो है ना उस शादी के बाद उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे। आप खुद एक चीज़ सोचें कि आप फ़र्ज़ करें कि आप एक मर्द हैं और आप अपनी ज़िंदगी किसी के नाम लगा रहे हैं, तो आप किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आप ये ख्याल रखेंगे कि जो अगला इंसान है वो आपको किस तरह से ट्रीट करेगा और किस तरह से रखेगा। क्योंकि आपको पता है कि शादी गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है और इसके अंदर जो है ना बड़े एहतियात करनी पड़ती है और देखभाल के जो है ना रिलेशन और ये सारा सिस्टम जो है ना देखना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना कुछ लड़कों के क्वेश्चन थे कि अगर वालिद साहब राज़ी ना हों या वालदा राज़ी ना हों इंडोनेशिया में ट्रैवल करने के लिए और एफिडेविट बनवाना चाहें तो बन सकता है। तो प्यारे भाई, वालिद की और वालदा की इजाज़त के बगैर आप नहीं आ सकते। अगर वालिद साहब ज़िंदा हैं तो उनके एफिडेविट नामा चाहिए होगा जिसके ऊपर आप लिखवाएंगे कि आपके वालिद साहब आपको लिख के देंगे कि ये मेरा बेटा है, इसका ये नाम है और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और ये जो है ना फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ नामा लड़की जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये, जिसका घर का एड्रेस ये और वो ये काम करती है, उसके पास जा रहा है और मेरी मर्ज़ी से जा रहा है और मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। वो वहाँ पे जाके इस लेडी से शादी करेगा। ये मेंशन लाजिम करवाना है कि फ़लाँ लेडी के पास जा रहा है। क्योंकि इफ़ अगर करवाएंगे ना कि मैरिड विद इफ़ एनी लेडी, तो फिर कुआ ऑफिस है इंडोनेशिया का जहाँ पे आप लोगों का निकाह होगा। तो जो कुआ ऑफिस वाले हैं ना वो फिर आपका वो एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और मोस्टली जो फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारा एफिडेविट जो है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। तो प्यारे भाई, आपका एफिडेविट रिजेक्ट इसलिए होता है, सबसे पहले आप 100 वाला स्टाम्प पेपर लें उसके ऊपर और उसके बाद ना आप एक खूबसूरत सी इबारत लिखवाएं। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने अपना जो बना हुआ था उसका स्केच जो था मैंने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को सेंड किया है जैसे जैसे मुझसे मांगते थे। तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको भेज दूँगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके ऊपर सबसे पहला काम ये करवाना है कि आपने 100 वाला स्टाम्प पेपर अपने वाले साहब का नाम का लेना है, उसके ऊपर उनकी स्टैंप लगवानी है स्टाम्प वाले की। अच्छा, उसके बाद जब आपने इबारत लिखवा लेनी है तो उसके बाद जो है ना आपने चले जाना है अदालत में, कचहरी में नोटरी पब्लिक करवाने के लिए। तो नोटरी पब्लिक वाला आपको 3 स्टैंपें लगा देगा। सबसे पहली स्टैंप होगी उसकी त्रिकोण शक्ल की होगी और अटेस्टेड वाली भी होगी उसके पास। तो 2-3 स्टैंपें जो भी लगा दे आपने जी बिस्मिल्लाह कर लेना, चाहे 1 लगा दे चाहे 4 लगा दे। उसके बाद आपने चले जाना है जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास। अगर उसके पास आप नहीं जा सकते तो आप किसी बंदे से 1000-1200 दे के उसको आईडी कार्ड दे के वालिद साहब का और स्टाम्प पेपर दे के ये काम करवा सकते हैं आप। तो ये जज की जब मुहर लग जाएगी मजिस्ट्रेट की तो उसके बाद जो है ना आपका एक एफिडेविट मुकम्मल तैयार हो गया है। और अब सिर्फ एफिडेविट को जो देर है वो सिर्फ अटेस्टेड होने की देर है। और जैसे उसका अटेस्टेड एफिडेविट होगा ना तो उसकी मियाद स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपायरी डेट मैक्सिमम 3 महीने से 4 महीने तक, मे बी 6 महीने तक हो इनकी डेट। लेकिन मैक्सिमम जब मुझे बताया गया वो 3 महीने था कि आप 3 महीने से जब आपने ट्रैवल करना हो तो डॉक्यूमेंट आप तब रेडी करवाएं, पहले रेडी करवा के ना रखें। अब दूसरे नंबर पे है जी एफिडेविट कंसेंट, दूसरे नंबर पे सॉरी है अनमैरिड सर्टिफिकेट, गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट। ये आपको मिलेगा यूनियन काउंसिल से।
अगर आपको यूनियन काउंसिल वाले नहीं बना के दे रहे तो 1961 का लॉ है अनमैरिड सर्टिफिकेट का, वो जो है ना आप गैर शादीशुदा हैं अगर तो वो बनवाने के लिए जो है ना 1961 का लॉ है, वो आप किसी प्रिंटर के पास चले जाएं, किसी कंप्यूटर कंपोजिंग के पास। अगर आप ये नहीं बनवा सकते, अगर आपको यूनियन काउंसिल से नहीं मिलता तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो आप उनसे प्रिंट तैयार करवाएं, भाई मेरा फ़लाँ नाम है, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है मोहम्मद, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान, 13 अप्रैल 1998, ये सारा सिस्टम उसके ऊपर लिखवा के नीचे उसके बरद लिखवा देना, वो 1961 का लॉ है, वो भी मेरे पास स्केच पड़ा है, और लड़का भी है जो ये बना के दे सकता है आपको टाइप करके। तो वो स्केच आपने बनाना है, वो रेडी करना है। अच्छा, उसके बाद आपने नंबरदार की मुहर लगवानी है, निकाह रजिस्ट्रार की, और उसके बाद यूनियन काउंसिल वाले की स्टैंप लगानी है, आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट तैयार हो गया। क्योंकि जो शहर में लड़के हैं ना वो बनवा लेते हैं, इसीलिए जो गांव से बिलोंग करते हैं ना तो वो गांव वालों को ना वो नहीं बना के देते। मेरा भी ये सीन था, मुझे बना के नहीं दे रहा था यूनियन काउंसिल वाला, उसने मुझे ऐसे बोला आप यार प्रिंट ले आओ, मैं आपको निकाल के दे दूँगा। तो मैं फिर प्रिंट ले गया। तो ये अनमैरिड सर्टिफिकेट है, ये मुकम्मल, ये एफिडेविट अनमैरिड सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है FRC लेटर, जिसको बोलते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये आपका नादरा से निकलेगा। आपने सारे घर वालों के ID कार्ड इकट्ठे करने हैं, ID कार्ड लेके चले जाना है नादरा वाले के पास। वो आपसे उन एक बंदे की डिटेल मांगेगा, नाम, ID कार्ड नंबर, जैसे आपकी सिस्टर है उसका नाम, ID कार्ड नंबर, भाई है उसका नाम, ID कार्ड। अगर आपके अफराद के अंदर कोई शख्स कोई बहनें हैं, उनकी शादियां हो गई हैं तो अलहदा हो गई हैं, तो आप उनको ऐड ना करवाएं तो कोई मसला नहीं है। ऐड करवा भी लेंगे तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उनके ID कार्ड आपके पास नहीं है या कोई मसला है ना, तो आप उनको नहीं भी ऐड करवाएंगे ना, तो जो मतलब घर के अफराद करंटली हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है और मेरी अम्मी है, अब्बू है, ये 4 अफराद हमारे घर के थे जो मतलब पहले जो है ना मेरी शादी हुई थी ना भाई की हुई थी। तो ये आपका FRC लेटर जो है ना आधे घंटे के अंदर आपको बना के दे देंगे नादरा दफ्तर से। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो उस सूरत में बनता है जिस सूरत में आपका पासपोर्ट बनता है। और पासपोर्ट बनाने के लिए जो है ना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, अनपढ़ के लिए तो ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है अगर किसी का स्मार्ट कार्ड बना हुआ है तो। लेकिन अगर पासपोर्ट आपको तकरीबन पाकिस्तानी 3000 फ़ीस है पासपोर्ट की, बैंक में उसका चालान जमा करवाएंगे आप और 2-3 फार्म एक्स्ट्रा तैयार करेंगे, पासपोर्ट आपका इजीली बन जाएगा। 10 से 12 दिन में अर्जेंट बनवाएंगे तो अर्जेंट भी बन जाएगा, वो तो सबको पता है पासपोर्ट का। पासपोर्ट के बाद जाके बनेगा आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये एफिडेविट भी पासपोर्ट के बाद बनेगा, क्योंकि एफिडेविट के ऊपर भी पासपोर्ट का नंबर लिखना पड़ता है। तो जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 350 रुपये में बनता है, और आप खिदमत सेंटर में चले जाएं पुलिस में। और एक लड़के ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझसे उन्होंने 6000 रुपये लिए, पता नहीं 3000 कह रहे थे प्यारे भाई या 6000 कह रहे थे, कि पुलिस में थाने के अंदर मैं गया ना, उन्होंने मुझे से 3035 रुपये मार्च लिए। तो इतने का नहीं बनता प्यारे भाई, बहुत सस्ता बनता है 350 रुपये में, और 3-4 दिन में आपको मिल जाएगा एफिडेविट कंसेंट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन करवाना है कि प्रोसीडिंग टू इंडोनेशिया, उसके ऊपर लिखा हो। वो पूछेगा आपसे आप कहाँ जा रहे हो, किस कंट्री के लिए चाहिए, और प्रोसीडिंग टू इंडोनेशिया करवाना है आपने। ये 4 डॉक्यूमेंट रेडी हैं। उसके बाद आ गया जी टिकट का नंबर। जो कराची से टिकट है वो सस्ती पड़ती है, और कराची से जो टिकट है वो 1,30,000 रुपये की रिटर्न टिकट मिल रही है। और जब मैंने अप्लाई की थी तो तकरीबन मुझे 140 की मिली थी, मतलब 1,40,000 की, और जिसमें जो है ना PCR टेस्ट भी शामिल था। तो एक PCR टेस्ट डोज़ें अगर आपको 3 लगी होंगी, कोरोना का सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए और डोज़ें 3 लगी होनी चाहिए। और ये जो 4 डॉक्यूमेंट है ना, ये अटेस्टेड होने चाहिए चारों के चारों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफिस, जिसको शॉर्टकट में मोफा बोलते हैं। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं, कराची के अंदर हैं और लाहौर के अंदर हैं। तो बेहतर यही है कि आप लाहौर से अटेस्टेड करवा लें अगर आपके ज़्यादा करीब पड़ता है। ये 4 डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद आप जाएंगे साथ में कोई इरफान ट्रांसलेशन सेंटर
होगा जहाँ पे ये मोफा का ऑफिस होगा, उसके साथ ही ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, रजिस्टर्ड इदारे जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवानी है इंडोनेशिया के लिए। तो कम से कम वो 800 रुपये लेते हैं एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस। उसको टाइप करते हैं, टाइप करके उसको रजिस्ट्रेशन उसकी अपना उसमें कन्वर्ट करते हैं इंडोनेशियन लैंग्वेज में। एक तरफ पाकिस्तान की ज़बान होती है, इंग्लिश की लैंग्वेज होती है, दूसरी तरफ इंडोनेशियन लैंग्वेज होती है, और उसके ऊपर उनकी एक पट्टी सी लगी होती है, इरफान ट्रांसलेशन सेंटर, ये नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह का, और नीचे उसके उनकी स्टैंप होती है और सिग्नेचर होते हैं उस बंदे के। तो ये एक रजिस्ट्रेशन सेंटर से आपकी ट्रांसलेशन 4 डॉक्यूमेंट की मुकम्मल होगी। अब आपने टिकट करवानी है, कोई सी भी एयरलाइन है, आपने टिकट करवाई, आपने वीज़ा लग गया, आपका सारे ये वीज़ा ये सारे डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने हैं। जो शादी वाले डॉक्यूमेंट है आपने लगेज में ना डालना, अपने बैग में ना डालना, बैग की जब तलाशी होगी तो वो आपको पकड़ लेंगे। तो शादी वाले जो डॉक्यूमेंट है वो हैंड बैग चेक नहीं होता, जस्ट स्कैन होता है, आप हैंड बैग के अंदर अपने डॉक्यूमेंट ला सकते हैं। और इसके अलावा एहतियात करें, बाकी जो जिस तरह प्लेन में इस तरह की चीज़ें ना लेके जाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो और जिससे आपका बैग खोला जाए, कोई इस तरह का आइटम लेके ना जाएं जिससे आपका बैग खोला जाए। तो लोहे वाली कोई चीज़ ना हो तो वो बैग नहीं खोलते, फिर ऐसे स्कैनर से गुजार देते हैं। तो और अपनी एक मुकम्मल तैयारी करके आएँ वहाँ से। और उसके बाद जब आप इंडोनेशिया में लैंड करेंगे, जो आपकी फ्रेंड है, आप जब इमिग्रेशन पे आएंगे तो इमिग्रेशन वाला आपसे 2-4 क्वेश्चन करेगा कि वाई यू कम टू इंडोनेशिया, व्हाट इज़ योर पर्पस, वाई यू विजिट हेयर। आप बोलेंगे कि मैं इंडोनेशिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि ये ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया हूँ, और ये मेरे पास रिटर्न टिकट है, ये मेरा वीज़ा है सर। बड़े अच्छे तरीके से बात करनी है उनसे कि सर ये मेरा वीज़ा है, ये मेरी रिटर्न टिकट है, और पाकिस्तान के अंदर आपका कोई बिज़नेस है तो उसका कार्ड लेके आ जाएं, अगर नहीं भी है तो कार्ड बनवा लें आप। तो 2-3 कार्ड उनको शो करवा दें कि सर ये मेरा बिज़नेस है, ये बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे बिज़नेस पसंद आ गया तो मैं अपना वीज़ा जो है ना एक्सटेंड करवा लूँगा, अदरवाइज़ ये मेरे पास फ़लाँ डेट की रिटर्न टिकट है और मैं अपने मुल्क में वापस चला जाऊँगा। तो इतना सा क्वेश्चन होगा, इतना सा सवाल होगा, इतना सा जवाब है इसका सिंपल। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन उन्होंने मुझे किए मैंने उनका पूरा जवाब दिया, तो वो मुझे क्यों डिपोर्ट करेंगे, वापस भेजेंगे? वो नहीं करती डिपोर्ट, बिल्कुल भी नहीं करते। आप अच्छे से जवाब दें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेस होने चाहिए, और ड्रेसिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि आपने सर पे पगड़ी बांधी हो और नीचे धोती पहनी हो और तिल्ले वाला खुस्सा पहना हो, और एकदम ऐसे खुला, यानी कि एक बड़ा बड़ा लंबा सा ऐसे चोला पहना हो, नीचे धोती हो और सर के ऊपर ऐसे पगड़ी हो ऐसे बांधी हुई हो, और गले के अंदर ऐसे लंबी सी माला हो, 2-4 तस्बीहें हो, इस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। तो वो आप लोगों को इजीली जो है ना यहाँ से पास कर देंगे। तो वो बोलेंगे कि ये जो है ना कोई पीर फ़कीर है तो हम इसको जाने दें। वैसे भी यहाँ इंडोनेशिया में ना फ़कीरों पीरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई एम सॉरी, आप लोग वेल ड्रेस हो के आएँ, और एक बिजनेसमैन की ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी। और जो आपकी गर्लफ्रेंड साहिबा हैं उसके सारे मैसेजेस डिलीट करके आएँ आप वहाँ से, और फ़ोन को क्लियर करके आएँ, आपका फ़ोन भी चेक हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा सख्त भी नहीं है इमिग्रेशन, और क्योंकि इंडोनेशिया के लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग उनसे जब बात करेंगे ना अच्छे से तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं ये। और तुसां जरा ना इन्हें दी थोड़ी जी हवा भरनी है चा एयरपोर्ट ते आके हूँ मैं तो दसा, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। और तो ये बड़ा मतलब एक सिंपल स्टेप है जो इमिग्रेशन क्लियर करने का है। कुछ लोग कहते हैं कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, 2-3 बंदे कह रहे थे हमें वापस भेज दिया है, हमें ये कर दिया है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता प्यारे भाई, आप आसानी से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। जब आप वीज़ा लेके आ रहे हैं, जब आपके पास रिटर्न टिकट है, तो फिर आपको काहे का घबराना। आपकी सेटिंग होगी नहीं होगी तो आप वापस चले जाएंगे, उनसे आप कह दें क्योंकि आपके पास रिटर्न टिकट है, आपके साथ तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो उसके बाद जब आप वहाँ से क्लियर करेंगे इमिग्रेशन, और आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो आपको रिसीव करेंगी, जो अपकमिंग वाइफ है आपकी इंडोनेशिया के अंदर, वो आपको इंडोनेशिया में रिसीव करेंगी, वो आपको घर ले जाएंगी, आपको खाना खिलाएंगी, आपकी सेवा करेंगी, आपको रेस्ट करवाएंगी, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम
सफ़र जो फर्स्ट टाइम सफ़र करेंगे एरोप्लेन के अंदर 3 दिन उनके कान काम नहीं करेंगे। और जब एरोप्लेन लैंड होता है ना, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और ऐसे पूरा दिमाग ऐसे सुन हो जाता है। 3 दिन मुसलसल जो है ना आप पागल हो जाएंगे। और आपने यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से अपनी बेगम को कहना है कि मैं इंडोनेशिया के अंदर जब आऊँगा ना तो 3 दिन मुझसे मेरे साथ छेड़खानी ना करना, क्योंकि 3 दिन के लिए मैं पागल हो जाऊँगा। तो मुझे पता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो 2-3 दिन तो आपको होश ही नहीं आएगा कि आप कौन सी दुनिया में आ गए, आपके साथ क्या हो गया है। तो उसके बाद जो है ना छट्टे छुट्टे मार के आपको जब होश आएगा तो फिर जो है ना आप जाएँ सीधा यहाँ से और कहीं ना जाएँ। तंगारंग के अंदर, जकार्ता में तंगारंग के अंदर पाकिस्तान जकार्ता एम्बेसी है जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC जारी करती है कुआ ऑफिस के लिए। तो वहाँ से आप NOC लेटर लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर लें, ठीक है। वो आपको जो है ना आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपकी वाइफ के आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी और N1 N2 N3 डॉक्यूमेंट जो कि इनके ऑफिस से तैयार होते हैं। क्लोरोल आई डोंट नो, कोई ऑफिस नाम है, आपकी लेडीज़ को पता होगा। इनका कोई नादरा का दफ्तर, जैसे हमारा नादरा का दफ्तर है, इनका भी ऐसी है। तो वो आपकी लेडी जो है ना एक एफिडेविट तैयार करवाएगी, अपने वालिदैन का इजाज़तनामा और मियाँ बीवी का राज़ीनामा। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए, तीसरा पता नहीं एक है, वो भी बना देंगे। आप जाएंगे तो बड़े इजीली बन जाते हैं, कोई फ़ीस नहीं है उनकी, फ्री है, ऐसे मुफ्त है। मेरी बेगम ने तो तकरीबन 3000 रुपये मेरी बेगम ने दे दिया था। इसके पास पैसे थोड़े से वादू हैं ना, इसलिए तो इसने उसको दे दिया खुश होके। तो लड़की अच्छी थी बेचारी, खूबसूरत थी और इसने दे दिया। मैंने भी बोला कि यार दे दे, लड़की प्यारी है, बस दे दे, तू प्यारी लड़की है ना, बस दे दे। तो ये जो था N1 N2 N3। अच्छा, उसके बाद ये कापियाँ शापियाँ हो गई। उसके बाद जो 4 एफिडेविट हैं, जो ओरिजिनल एफिडेविट है आपका, वो एम्बेसी वाले रखेंगे। तो आपने एफिडेविट की तो कम से कम 10 कापियाँ, एफिडेविट की 10 कापियाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट की सारे। अच्छा, उसके बाद ये चारों डॉक्यूमेंट ट्रांसलेटेड इंडोनेशियन ज़बान में उनको जमा करवाने हैं, आपने देने हैं। तो ट्रांसलेशन भी वो मांगते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो आपको, आप अगर 10 बजे वहाँ गए ना तो आपको 3 बजे एफिडेविट तैयार मिल जाएगा। वो NOC जो लेटर है वो तैयार मिल जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि आपने उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने इतना सा एफिडेविट दे दिया। और इसकी जो पाकिस्तानी फ़ीस है वो 3500 रुपये और इंडोनेशियन जो फ़ीस है वो 35 लाख रुपए है। तो एफिडेविट जो है ना इतना सा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि ये एम्बेसी की तरफ से जी इजाज़त है, आप फ्री हैं, आप फ़लाँ लड़की के साथ शादी कर सकती हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर्ड हैं। उनकी एक मुहर लगेगी और एक ऐसे उभरी हुई सी एक मुहर होगी, वो भी लगेगी। बस ये आपका हल्का सा ऐसे पेपर होगा, आपका वो बन गया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेटर, NOC लेटर। अच्छा, अब ये सारे डॉक्यूमेंट, इनकी कॉपियाँ और ये मैडम बेगम को और बेगम के किसी घर के फ़र्द को साथ लेके आपको ऑफिस में चले जाएँ। KUA कुआ ऑफिस, निकाहयान ऑफिस इनका नाम है कोई, और वहाँ पे चले जाएं। और इनका जो काका है आपकी वाइफ का, वो भी जमा होता है, वहाँ भी जमा होता है, यहाँ भी जमा होता है। इनका काका लेके चले जाएं। और तकरीबन ये जो है ना आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट जब आप जमा करवाएंगे ना, तो अगर आपकी बेगम तलाक याफ्ता हैं तो उसका जो है ना एक्टा चरी होता है, एक्टा चरे, वो भी बना होना चाहिए और वो ओरिजिनल लेके जाएं। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकती, आपको ओरिजिनल बनवाना पड़ेगा फिर से। अगर किसी के पास ना, उनसे पूछें अपनी गर्लफ्रेंड से, अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल नहीं है तो उसको बोलो भाई अब तो तैयार करवाओ, वरना अभी शादी नहीं हो सकती। यहाँ पे आप नहीं कर सकते शादी इंडोनेशिया के अंदर। और जो पहले से शादीशुदा हैं पाकिस्तान में, वो बीवी की इजाज़त के बगैर यहाँ नहीं आ सकते। एफिडेविट बीवी का इजाज़तनामा लेके आना पड़ेगा अगर आप शादीशुदा हैं। वालिद साहब जिंदा भी हैं तब भी जो है ना आपको वालिद का इजाज़तनामा नहीं, क्योंकि अब आपका बीवी आपका बाप है, तो अपने बाप से इजाज़त लेके आनी पड़ेगी, मतलब बीवी से। तो आपकी बीवी क्योंकि आपका बॉस है उस टाइम, तो शादी के बाद। और अगर वो इजाज़त नहीं देती तो फिर आप सुकून से पाकिस्तान में ही रहें, सही है। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं वो कुआ ऑफिस में लेके जाएंगे, वो आपको डेट देंगे, ऐसे एक लंबी सी चिट बना के देंगे, उसके ऊपर ऐसे मेंशन कर देंगे जी फलां डेट को आप आ जाएं, आपका निकाह है। आप लोगों ने क्या करना है, निकाह वाले दिन छोटे मोटे कोई आइटम तैयार कर लेने हैं, जिस तरह ये कोई खाने पीने की चीज़ें ख़रीद लेनी है, क्योंकि वहाँ पे जाके बांटना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन होती है उनको देना पड़ता है बेचारों को।
तो आप लोग ये छोटे मोटे गिफ्ट्स खरीद लें, या खाने पीने की चीज़ें, बिस्कुट शिस्कुट के डब्बे ले लें, बस 1500-2000 का सामान ले लें, चले जाएँ आप बस टाफियां टिक्कियां मांडे हुए थे वहीं के ते सकून नाल बह वंज है। ते थोड़ा एक बंदा आसी कमरे घिनवे सी, एक जो ऑफिस का मैनेजर आएगा वो आपको कमरे में लेके जाएगा और आपको सुकून से बिठाएगा। आपसे एक पर्ची के ऊपर लिखा होगा कि कबूल, ऊपर लिखा होगा कबूल, और इंडोनेशियन लैंग्वेज में कोई 2-4 वर्ड होंगे, वो आपने बोलने हैं, मस्ट वो रिपीट करने हैं वहाँ से पढ़ के या रिपीट करवाएगा बार बार आपसे, तकरीबन 3 बार रिपीट करवाएगा। और लड़की का जो फादर है या कोई घर का बड़ा या उसकी अम्मा होनी चाहिए, अम्मा भी साथ होनी चाहिए, और मर्द कोई होना चाहिए, सॉरी मर्द लड़की के साथ उसका मामू होना चाहिए या उसका कोई मुझे इस चीज़ का पता नहीं, कोई करीबी मतलब एक बड़ा जो सरबराह होता है वो लाजमी होना चाहिए उनके साथ। और उनकी रजामंदी फैमिली की भी लाजमी है इंडोनेशिया के अंदर। अगर उसकी फैमिली राज़ी नहीं होती और आप इंडोनेशिया के अंदर आ जाते हैं तो आप गलत हैं, आप इस तरह ना हैं। तो उसके बाद वो आपको डेट दे देंगे, आप जो उस डेट को चले जाना, आपका निकाह हो जाएगा। और मैक्सिमम जो टाइम लगेगा तकरीबन मेरे ख्याल से 1 वीक में आपकी बुको निकाह आपको मिल जाएगी। बुको निकाह जब मिलेगी तो बुको निकाह लेके और अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो लेके आप फौरी तौर पे चले जाएँ कितास ऑफिस के अंदर। कितास बोलते हैं 1 साल के वीज़ा को, और इतास बोलते हैं नॉर्मल वीज़े को, जो टूरिस्ट वीज़ा और ये बिज़नेस वीज़ा है, इतास इनको बोलते हैं। तो कितास जो है ना वो अप्लाई पहले करवाना पड़ता है जल्दी, और महीने मियाद पड़ी हो वीज़े के अंदर से 1 महीना 4-5 दिन पड़ी हो मियाद, और फिर जाके आपका कितास जो है अप्लाई होता है। तो कितास अप्लाई करने के लिए आपने अपना वीज़ा, अपनी बेगम का वो, और ये बुको निकाह और ये पासपोर्ट वगैरह लेके चले जाना है, जो एक सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं। तो वो आपको 1 महीने के अंदर आपको पाकिस्तानी 25,000 रुपये में 1 साल का कितास दे देंगे आपको। तो आप मुबारक हो, आपको इंडोनेशिया की 1 साल के लिए नेशनलिटी मिल गई। उसके बाद जब ये कितास एक्सपायर होने लगेगा फिर आप इसी कीमत में दोबारा बनवाएंगे 1 साल के लिए। जब ये आपका एक्सपायर हो जाएगा तो फिर आप 3 साल के लिए इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते आप। उसके बाद आप 3 साल के लिए इकट्ठा अप्लाई कर सकते हैं। तो जब वो कर सकते हैं, जब आपने 3 साल वाला अप्लाई कर दिया तो समझे बस आप इंडोनेशियन बन गए हैं, क्योंकि एक तो 3 साल का अर्सा काफ़ी लंबा है, फिर 3 साल बाद आपको वैसे भी पासपोर्ट मिल जाता है, यहाँ का NOC मिल जाता है, तो NIC मिल जाता है। तो कितास का ये फ़ायदा है। और आप किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं, आप पाकिस्तान में आ जा सकते हैं कितास के ऊपर, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप टिकट भर के आ जा सकते हैं। अगर आप मतलब आउट नहीं होते यहाँ से तो आपको 5 साल बाद पासपोर्ट मिलेगा, या अगर आप यहाँ से किसी और कंट्री में आउट हो जाती हैं तो आपको यहाँ की जो नेशनैलिटी है वो 10 साल बाद मिलेगी। तो यहाँ की जो इंडोनेशियन खातून हैं बहुत अच्छी हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छी हैं। पहले तो आप लोग कोशिश करें अपनी एडजस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करें, और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं और बहुत केयरिंग हैं। तो आप पहले तो कोशिश करें वहाँ एडजस्टमेंट करें। अगर आपकी वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो आप यहाँ इंडोनेशिया के अंदर आप आएँ और आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं और शादी कर लें, तो आपकी एक अच्छी लाइफ होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो लोग आना चाहते हैं। तो ये थे ये जो वीडियो में तमाम जो वर्ड थे ये सारे सवालों का जवाब थे जो लोगों ने मुझसे सवाल किए। और कुछ लोगों का सवाल था कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने ये भी बता दी है। तो आलमोस्ट तकरीबन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सारी डिटेल आप लोगों को दे दी है। मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मैं व्लॉग बनाऊँगा अच्छा सा और नई वीडियो बनाऊँगा। और क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, लोगों को अभी भी गाइडेंस की ज़रूरत है और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब आप लोग को कोई मसला हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर जो है ना 1 हफ़्ते बाद या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जैसे कोई इनकी नई अपडेट आती है, पॉलिसी आती है, या मुझे लगता है कि क्वेश्चन अब ज़्यादा हो रहे हैं तो मैं वीडियो बना दूँगा। 1 हफ़्ते बाद 10 दिन बाद आपने कमेंट करते रहना है। मेरे माइंड में होते हैं सबके कमेंट, मैंने नोटिस किया। अभी भी मुझे याद है कि कितने बंदों ने मुझसे क्या क्या सवाल किया था और कितने बंदों ने क्या क्या कमेंट किए थे मुझे। तो
इसलिए जो है ना आप लोग कमेंट में बता दिया करें आप लोगों को कोई मसला हो, परेशानी हो। और काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है ना मुझसे कहते हैं कि ज़ीशान भाई यहाँ से कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ दो। तो यार लड़कियाँ यहाँ पे बहुत हैं, आप वैसे भी आ जाए ना तो आपको वैसे भी मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग सीरियस हैं तो फिर मैं दे दूँगा आपको, कोई मसला नहीं है। मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। और मतलब कि मैं आपको अगर सही बताऊँ ना तो मतलब कोई बिलीव नहीं करता। मैं अगर किसी को बताऊँ ना कि मैं शादीशुदा हूँ तो हंसने लग जाती हैं लड़कियाँ, आगे से कहती हैं कि वी डोंट बिलीव, और हमें बिलीव नहीं है कि आप शादीशुदा हैं। तो आप हमारे साथ जो है फ्रेंडशिप करें अगर आप। खैर ये पर्सनल बातें हैं। तो मतलब कहने का ये कि सही है निज़ाम, ठीक है बस। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज के लिए इतना ही। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि मुझे पता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसने वीडियो पूरी देखी होगी, और जो यहाँ पे आना चाहते हैं तो उन्होंने वीडियो पूरी देखी होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।